नमस्कार, मैं सागर आगरी और आप देख रहे हैं AAFT न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं मारवा स्टूडियोज़, जहां पे 12th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्ट हो रखा है और इसी दौरान हमारी बातचीत हुई है जनरल सेक्रेटरी विपिन गौड़ जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं NAI न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। तो आइए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पहले आपका हमारे शो में। थैंक यू। सर, न्यूज़पेपर एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं इंडिया, पूरे इंडिया के, और तमाम आज जर्नलिज्म फेस्ट है। तो सर, आपके तौर पे जर्नलिज्म है क्या? हकीकत में जर्नलिज्म जो है वो एक आम इंसान का आईना है, समाज का आईना है। समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको दिखाने की जिम्मेदारी जो है वो है पत्रकारिता। और एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना सोशल वर्क, समाज सेवा, वो है जर्नलिज्म, पत्रकारिता। हमारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक जो पत्रकारों ने अपना रोल निभाया है वो शायद ही किसी और ने निभाया है। हमारे देश के डेमोक्रेसी के चौथा जो स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ मीडिया। तो ये जो फेस्टिवल हो रहा है ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि मैं तो इसलिए अद्भुत बोल रहा हूँ, मैं तो पहली बार जब ये फेस्टिवल हुआ था तब से इस फेस्टिवल का हिस्सा हूँ। और कोशिश ये रहती है कि हम लोग हिंदुस्तान ही नहीं, देश और विदेश के जो अच्छे पत्रकार हैं उनको यहाँ इनवाइट करें और उनके एक्सपीरियंसेस हमारे यहाँ के पत्रकारों के साथ शेयर करें, और यहाँ के जो पत्रकार हैं वो अपने एक्सपीरियंस जो है उन लोगों के साथ शेयर करें। और उससे भी अच्छी बात ये रहती है कि जो आने वाली पीढ़ी है, यानी कि जो मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर उनको ऐसे दिग्गज महान पत्रकारों से मिलने का, उनसे सीखने का मौका मिलता है जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे आज फेस्टिवल की शुरुआत है, आज भी बहुत अच्छे अच्छे नाम इस फेस्टिवल से जुड़े हैं, कल भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रेडियो से इसमें रहेंगे, उसके बाद 14 को बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें रहेंगे। तो यही है कि हमारे जो ये AFT यूनिवर्सिटी और AFT इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ के बच्चों को इस समय सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे दिग्गज मेरे को लगता नहीं है कि कहीं और किसी फेस्टिवल में या किसी और प्रोग्राम में एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। और उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर वो तभी करते हैं जब उनको एक मौका मिलता है, उनको गैदरिंग मिलती है जो सुने। तो यहाँ पर जो है गैदरिंग भी है, अच्छे अच्छे गेस्ट भी हैं और हमारे विदेशों से आए हुए मेहमान भी हैं। तो ये जर्नलिज़्म तो हिंदुस्तान के, अब हम लोग बात करते हैं जब अपने पुराने ज़माने की, हमारे देवी देवताओं की बात करते हैं, तो उस समय नारद जी को हम लोग पत्रकारिता से जोड़ते हैं, क्योंकि नारद जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक खबर को दूसरी जगह जाके वो संदेश दे के आते थे, वहाँ की खबर लेते थे, दूसरी जगह सुनाते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो संजय, जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो संजय वहाँ का आंखों देखा हाल जो है वो बता रहे थे। उसको रेडियो भी बोल सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविज़न भी बोल सकते हैं। तो ये जर्नलिज्म अब से नहीं है, जर्नलिज्म तो उस ज़माने से है जिस ज़माने को हमने देखा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ समझा है स्टोरी के माध्यम से या फिर बुक्स के माध्यम से। सर, ये तो मतलब आपने जो जर्नलिज्म को मिलाया है हमारी एशियन माइथोलॉजी से, इन सब से, वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी सर। बस मैं आपसे पूछूंगा, जैसे सर मारवा स्टूडियोज़ या AAFT अभी 12th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल है, ये जर्नलिस्ट, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितनी भी मीडिया हैं, इनके लिए काम कर रहा है, प्लस आप भी इन लोगों के लिए काम करते हैं। लाइक आप भी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए आप लोग लगे पड़े हैं। तो सर, कैसा रह जाता है जर्नलिज्म से जुड़े रहना? इन लोगों, मतलब जो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, उनकी आप एक आवाज़ बन रहे हैं, उनका काम सराहना कर रहे हैं, तो उसके लिए सर कितने चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप काम कर पा रहे हैं सर? देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि जो समाज का आईना है, जो समाज की मदद करता है, समाज की परेशानियों को सरकार तक लेके जाता है, पर उनकी परेशानियों को कौन आगे लेके जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि क्योंकि वो लोग पब्लिक के लिए एक बहुत बड़े हीरो होते हैं, क्योंकि वो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, सरकार तक को घेर देते हैं, पर उनकी जब प्रॉब्लम्स होती है उसको कौन सॉल्व करे। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहें जिससे कि हम लोग उनकी परेशानियों को सरकार के सामने लेके जाएँ, या जो भी डिपार्टमेंट उनकी परेशानी का हल निकाल सकता है उनके पास लेके जाएँ। कभी आपने देखा होगा पत्रकारों के साथ कई जगह मारपीट हो जाती है। अभी हल्द्वानी की हिंसा देखिए, हल्द्वानी की हिंसा में जिस तरीके से पुलिस वालों को चोट लगी, जिस तरीके पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, उसी तरीके से पत्रकार अपना काम कर रहे थे। कई पत्रकारों को चोटें लगी हैं, और चोटें भी हल्की फुल्की चोटें नहीं है, बहुत गहरी चोटें लगी हैं। अब अगर वो लोग अगर डर जाएं पहले से, अगर वहाँ कवरेज करने ना जाए, तो वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किसको बताएगा। पर पत्रकार वो है
जिसने घटना को देखा, अपने कैमरे में कैद किया और सच्चाई जनता के सामने, सरकार के सामने रखी। भले ही उनको चोट लगी मगर उसके बाद भी वो निडर रहे, उसके बाद भी वहाँ पर अपनी पत्रकारिता करते रहे। तो ये एक बहुत बड़े चैलेंज होते हैं कि उनकी जो चोटें लगी है उसको कौन बताएगा, उनकी चोटों पे मरहम कौन लगाएगा, क्योंकि हमारी सरकारें या कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो मरहम लगाने का काम तो सिर्फ मुंह से बोल के करता है, मगर रियलिटी जो होती है, हकीकत जो होती है, वो किसने देखी है, वो लोग हम देखते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं उन लोगों को। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको किस तरीके से हम हेल्प दे सके। जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार लेटर्स लिखे हैं और उसमें कई सारी चीज़ें हो भी गई हैं कि पत्रकार के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई खुदा ना खास्ता किसी कवरेज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमने सरकार को बोला है कि उसके परिवार को कम से कम 30 लाख रुपए का एक जीवन सुरक्षा चक्र गवर्नमेंट को देना चाहिए, जिससे कि उसके परिवार को पालन पोषण के लिए कुछ हेल्प मिल जाए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फुल टाइम जर्नलिस्ट हैं उनके लिए देना चाहिए, जिससे कि कभी उनके साथ हादसा, जैसे अभी हाल ही की घटना हुई है, अगर ऐसे में किसी का हाथ चला जाए, पैर चला जाए, किसी इंसान का डिसेबिलिटी हो जाए, तो वो कैसे काम करेगा, कैसे उसका कमाई का साधन बनेगा और कैसे वो खर्चा निकालेगा जिससे वो अपना इलाज करा सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को लगातार पत्र लिखे हैं। कुछ जगहों पे ये चीज़ें शुरू भी हो गई हैं। हरियाणा पेंशन की हमने स्कीम की बात करी कि पत्रकार जो हैं वो रिटायर होने के बाद उनके पास पेंशन नहीं मिलती है, वो उसके बाद क्या करेंगे, उनकी जो रूटीन है, खाना पीना रहना, कहीं कोई किराए पे रहता है, किसी का अपना मकान नहीं है, बच्चों की फीसें। तो इसके लिए हमने बोला गवर्नमेंट को कि आप पत्रकारों के लिए पेंशन स्कीम निकालिए, जो पत्रकार रेगुलर फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको पेंशन दीजिए। तो पेंशन को लेके कई राज्य सरकारों ने ये स्कीम शुरू कर दी और ये शुरू हुई 8,000 से। हमने डिमांड करी थी कम से कम 20,000 रुपये एक भत्ता जो है पेंशन के रूप में उनको दिया जाए। तो विचार चल रहे हैं सरकारों के बीच में, तो और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। सर, आउट ऑफ जितनी स्कीम्स आपने बताई, ये काफ़ी सराहनीय वाली बात है कि पत्रकारों के लिए भी इतना ज़्यादा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो इतनी सारी स्कीम्स में एक आपने बताया कि पेंशन लागू कर दी गई है, और भी जो आपने जिन चीज़ों का मेंशन किया, क्या वो अभी उन पे काम चल रहा है या वो ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं? और स्कीमें लागू नहीं हुई हैं बट उन पे काम चल रहा है। जैसे कि जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं, हमारी उनसे बात होती है तो उन्होंने बोला कि सरकार की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन स्कीम तो हो गई है, उसके अलावा हम जीवन सुरक्षा चक्र या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पत्रकारों का करके दें, क्योंकि जो PIB जर्नलिस्ट हैं, जो एक्रेडिशन मिला हुआ है, उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी सुविधा मिल जाती है। पर ऐसे हज़ारों पत्रकार हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं पर उनके पास PIB या गवर्नमेंट एक्रेडिशन नहीं है, उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो हमने डिमांड करी है कि उनके लिए स्कीम बनाई जाए। कम से कम किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, देखिए भगवान करे किसी के साथ ना हो, हम कोई शहीद होता है बोलते हैं शहीद हो गया देश, मैं बोलता हूँ क्यों शहीद हो, शहीद होना ही नहीं चाहिए। हमारे देश का सिपाही, हमारे देश का सिपाही शहीद नहीं होना चाहिए, सामने दुश्मनों को मार के आना चाहिए, शहीद नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम बोलते हैं पत्रकार के साथ मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी कलम का सिपाही है, उसके साथ भी कोई मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए। और भगवान अगर उसके मिस हैपनिंग होती है तो कम से कम उसको गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट मिले कि वो अपना इलाज करा सके, अपने घर का पालन पोषण का खर्चा वो निकाल सके। और ऐसे कई सारी डिमांड्स हमने गवर्नमेंट से रखी हैं। इसके अलावा हमने बोला है कि पत्रकारों के लिए आप एक स्कीम ऐसे निकालिए जहां पर पत्रकारों को अलग अलग जगह भागना पड़ता है, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में मीडिया सेंटर बना लीजिए। किसी भी मिनिस्टर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी पुलिसकर्मी को अगर कोई बयान देना है, कोई चीज़ करनी, इम्प्लीमेंट करनी है या पत्रकारों को बतानी है, तो वो उस मीडिया सेंटर में आके बता सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अभी पत्रकारों की जो हालत है कई जगहों पे बहुत ही ख़राब है, सैलरी नहीं है, बहुत कम सैलरी में वो बेचारे काम करते हैं, पर दौड़ भाग इतनी करते हैं, बट उनको एक जगह मीडिया सेंटर मिल जाएगा तो कम से कम उनका कुछ खर्चा बच जाएगा। कई पत्रकार ऐसे हैं, मतलब सैलरी नहीं है पर उनको कवरेज के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो हमने गवर्नमेंट से बोला कि उनको बस पास इशू करिए, जिससे कि उनको बस में स्टेट, अपने स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट ना जाए, अपने स्टेट के अंदर कम से कम उनको फ्री ट्रैवल मिल सके, जिससे कि वो कोई कवरेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके लिए ईजी हो जाए। काफ़ी तो लागू भी हो चुका है सर, जर्नलिस्ट को मिलता है कंपनसेशन में। वही मैं बताया, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जो हैं उन्हीं को मिलता है। जैसे आपको PIB स्टेट गवर्नमेंट से एक्रेडिशन मिलेगा तो ही आपको मिलता है फ्री बस सुविधा। पहले रेलवेज़ में भी थी जिसमें 50% डिस्काउंट मिलता था पत्रकारों को, वो भी एक्रेडिशन वाले पत्रकारों को, पर कोविड के बाद से ये भी ख़त्म कर दिया गया है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, आपने ख़त्म किया ठीक है, कोविड में हर कोई चाहता था कि भाई सरकार को हम किस तरीके से मदद करें, क्योंकि सरकार ने हमारी ही नहीं पूरे दूसरे देशों की भी मदद करी है। तो उसमें हम तब तक कुछ नहीं बोले, बट अब स्थिति सामान्य है और हमारा देश और विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है। और इस समय में जो पत्रकार हैं, जो जनता तक सरकार की सारी उपलब्धियां लेके जाते हैं, जो जनता को सच्चाई बताते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो,
तो मोदी जी ने बड़े अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं पत्रकारों के लिए, और मैं चाहता हूं कि जो रेलवे का है, जो बस का है, वो फुल टाइम जर्नलिस्ट को वो पास उपलब्ध कराएं, क्योंकि जो फुल टाइम जर्नलिस्ट है उसके पास एक्रेडिटेशन नहीं है, उसको सुविधाएं नहीं मिलती है, पर वो काम उनके बराबर ही तो कर रहा है, काम तो बराबर ही कर रहा है ना। तो इस तरीके की सुविधाएं मिलेगी तो पत्रकार को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे देश की सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। और जो पत्रकार है वो बहुत शर्मीले होते हैं, वो अपनी कमियां मतलब अपनी परेशानियां, कमी नहीं, अपनी परेशानियां जो हैं वो अक्सर छुपा के रखते हैं कि अगर हम अपनी परेशानी बताएंगे तो सामने वाले की परेशानी का हल कौन निकालेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं हम लोगों ने डिमांड करी हैं वो करे, और हमारे देश का कोई पत्रकार कभी भी किसी भी तरीके से कहीं परेशान हो, किसी परेशानी में हो, तो हम न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारा इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, मैं सच कह रहा हूँ, हर इंसान के अंदर ये सोच होनी चाहिए, और मेरे अंदर ये सोच है, मैं पत्रकारों की आवाज़ और मदद के लिए या तो इतिहास बन जाऊँगा या इतिहास बना डालूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना हमारा समय देने के लिए। तो ये थे विपिन गौड़ जी, जो एक तरीके से कहते हैं कि पत्रकारों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये जनता से भी यही वो कर रहे हैं कि पत्रकार जो दूसरों की आवाज़ बने, ये इकलौते खड़े होके पत्रकारों की आवाज़ बने पड़े हैं। तो ऐसे ही हम महान महान पर्सनालिटीज़ से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AAFT न्यूज़। धन्यवाद।